शूरवीरों की है यह धरती, वीर शिवाजी है पालनहार, बुराई जिससे डरकर भागे ऐसी गूंजी है हुंकार। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के इतिहास का एक ऐसा नाम जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। एक महान योद्धा जिनकी बहादुरी और जिनका रणनीतिक व प्रशासनिक कौशल ही उनकी पहचान थी। एक ऐसा सम्राट जिन्हें छत्रपति के ताज से नवाजा गया। शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए छोटे मोटे राजाओं से जंग नहीं की थी, बल्कि उन्हें बीजापुर और मुगलिया जैसी ताकतवर सल्तनत से लोहा लेना पड़ा था। बीजापुर और मुगल साम्राज्य के कई सेनापतियों को उन्होंने धूल चटा दी थी। वे आखिरी दम तक औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल सम्राट से लड़ते रहे। उनकी रणनीति के सामने मुगलिया सल्तनत पस्त हो गई थी। उन्होंने कई बार औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे किए। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार का ख्वाब देखने वाले औरंगजेब को शिवाजी महाराज ने कभी चैन से बैठने नहीं दिया। बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत से उन्होंने न सिर्फ मराठा को आजादी दिलाई, बल्कि बाद में खुद मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी बने। महज 16 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने बीजापुर के कई किलों पर कब्जा कर लिया। वह भारतीय नौसेना के पिता थे, जिन्होंने कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण कराया। एक तरफ वह लोगों के लिए हिंदू हृदय सम्राट हैं, दूसरी तरफ उन्हें मराठा गौरव का भी तमगा दिया जाता है। उन्होंने हमेशा स्वराज्य और मराठा विरासत पर ध्यान केंद्र किया, लेकिन सवाल है कि शिवाजी ने अपनी छोटी सी सेना रखने के बावजूद आखिर कैसे मजबूत आदिलशाही और मुगलिया सल्तनत के सामने चुनौती पेश की थी। कैसे उन्होंने औरंगजेब जैसे ताकतवर सम्राट को अपनी रणनीति और कौशल के सामने बेबस कर दिया था, और उन्हें छत्रपति के ताज से आखिर क्यों नवाजा गया। आज के वीडियो में इन तमाम बातों को विस्तार से जानेंगे। दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल भारत के निचोड़ में आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फरवरी 1630 शिवनेरी के किले में शाहजी राजे और जीजाबाई के घर एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया शिवाजी। कई लोग मानते हैं कि शिवाजी का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल शिवाजी की मां ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवी शिवाई की पूजा की थी और इसीलिए देवी शिवाई के नाम पर ही शिवाजी का नाम रखा गया। उनका मूल नाम शिवाजी जी भोसले था, लेकिन प्रशासन और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें छत्रपति या क्षत्रियों के प्रमुख की उपाधि दी गई थी। उनके पिता शाहजी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में उच्चाधिकारी थे। शिवाजी का लालन पालन उनकी माता जीजाबाई की देखरेख में हुआ। शिवाजी एक कुशल सैनिक और कुशल मराठा प्रशासक थे। उन्हें जंग की ट्रेनिंग और प्रशासन की समझ दादोजी कोंडदेव जी से मिली थी, जो बीजापुर सल्तनत में जनरल के पद पर तैनात थे। 1630 में जब शिवाजी का जन्म हुआ तो भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनत हुआ करती थी। अहमदनगर की निजामशाही, बीजापुर की आदिलशाही और गोलकुंडा की कुतुबशाही। यह तीनों आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन आपस की लड़ाई के अलावा उत्तर की तरफ से मुगल इन सल्तनत को अपने राज्य में मिलाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे, ताकि दक्षिण भारत में मुगलों का वर्चस्व कायम हो जाए। इस दौरान दिल्ली में शाहजहां का शासन था। 1636 में शहजादा औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। सूबेदार बनते ही औरंगजेब ने सबसे पहले बीजापुर पर हमला कर दिया। मुगल के वार से बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह का शासन कमजोर करना शुरू कर दिया। इधर शिवाजी छोटी उम्र में ही कमाल कर रहे थे। वह युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर हो रहे थे। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद छापेमारी युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। महज 16 साल की उम्र में तोरना किला पर कब्जा करके शिवाजी ने अपने युद्ध कौशल का लोहा मनवा दिया था। 1646 में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी के चलते बीजापुर की सल्तनत और कमजोर हो गई। इस वक्त का फायदा उठाते हुए शिवाजी ने तोरना किले पर
लिया। वहां मिले बड़े खजाने को शिवाजी ने जब्त कर लिया। या बीजापुर के सुल्तान को उनकी तरफ से मिला पहला तगड़ा झटका था। शासन की कमजोरी के चलते बीजापुर अराजकता का शिकार हो चुका था। इस कमजोरी का फायदा उठाकर सामंतों ने बीजापुर अधिकतर किलों पर अपना अधिकार जमा लिया। शासक को कमजोर पड़ता देख शिवाजी ने मराठों को संगठित किया और बीजापुर के दुर्गों को जीतने की योजना बनाई। अगले 2 साल के भीतर शिवाजी ने पुणे के पास कई महत्वपूर्ण किलों पर अपना कब्जा जमा लिया। इनमें कोरना और पुरंदर जैसे वे किले शामिल थे, जो बीजापुर के ताकतवर हिस्से माने जाते थे। बाद में शिवाजी ने राजगढ़ किले पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने पुणे के पूर्व में सुपाबारामती और इंदापुर के आसपास के क्षेत्रों को भी अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद शिवाजी ने पश्चिम की और कोंकण की तरफ रुख किया और कल्याण के अहम शहर पर कब्जा कर लिया। बीजापुर सल्तनत के भीतर इन घटनाओं ने खलबली मचा दी। आदिल शाह के सामने शिवाजी को बंदी बनाने की और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांगे उठने लगी, लेकिन यह वह दौर था जब आदिल शाह शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित हो चुका था। आदिल शाह शिवाजी को बंदी नहीं बना सका, लेकिन उसने उन पर कार्रवाई करने के लिए वार करने के लिए एक दूसरी चाल चली। 1648 में आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाह जी को गिरफ्तार करवा लिया। सूचना मिलते शिवाजी आग बबूला हो उठे। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लिया और छापे मारकर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आजाद करा लिया। 1649 से 1655 के दौरान शिवाजी ने अपनी विजय यात्रा पर खुद से ही लगाम लगा दी और अब तक मिली अपनी बढ़त को वह चुपचाप रहते हुए और मजबूत करने में जुट गए। यह भी उनकी रणनीति का ही हिस्सा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि शिवाजी बेहद मजबूत बनकर दोबारा उसी तेवर में 1656 में महाबालेश्वर के वर्तमान हिल स्टेशन के पास जावली की घाटी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इस जीत ने शिवाजी को दक्षिण और दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में आगे बढ़ने की राह खोल दी, लेकिन 6 साल तक युद्ध से दूर रहे शिवाजी की आदिलशाही सल्तनत से अदावत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। ऐसे में बीजापुर में शिवाजी की गतिविधियां फिर से बढ़ने लगी। बीजापुर की मुख्य रानी बड़ी बेगम साहिबा ने अपने दरबारियों को ललकारते हुए पूछा कि बीजापुर में ऐसा कौन सा शख्स है जो शिवाजी को कुचलने की ताकत रखता है। जवाब में आदिल शाही हुकूमत के सबसे बड़े योद्धा अफजल खान ने सबसे पहले हुंकार भरी। इस बारे में मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, अफजल खान ने बीजापुर के दरबार में डिंगे हाकी कि शिवाजी कौन है, मैं उसे यहाँ जंजीरों में बांध कर लाऊंगा और ऐसा करने के लिए मुझे अपने घोड़े से नीचे तक उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असल में अफजल खान की शिवाजी के परिवार से बहुत पुरानी दुश्मनी थी। शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले और अफजल खान दोनों ही बीजापुर सल्तनत के लिए काम किया करते थे। शिवाजी के पिता शाहजी को एक समय अफजल खान ने ही गिरफ्तार किया था और उन्हें जंजीरों में जकड़कर बीजापुर ले गया था। शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई का मानना था कि शिवाजी के बड़े भाई संभाजी की हत्या में भी अफजल खान का ही हाथ था। शिवाजी के मन में अफजल खान की छवि एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसने उनके पिता के साथ बुरा सुलूक किया था और उनके भाई की हत्या की साजिश रची थी। ऐसे में जब अफजल खान ने शिवाजी को पकड़ने का बीड़ा उठाया, तब दोनों के बीच कई संदेशों का आदान प्रदान हुआ और अंततः 10 नवंबर 1659 को दोनों की मुलाकात तय हुई। इस मुलाकात के दौरान अफजल ने शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारने की कोशिश की, पर शिवाजी इस चाल को पहले ही भांप चुके थे और उन्होंने अपने हाथ में बाघ नख यानी बाघ के नाखून छिपा रखे थे। इसी बाघ नख से वार कर शिवाजी ने अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। अपने सेनापति को मरा पाकर अफजल खान की सेना वहां से भाग खड़ी हुई।
उधर 1656 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मौत के बाद औरंगजेब ने वहां आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने औरंगजेब को बीजापुर पर हमले में मदद करने की पेशकश की। इस पेशकश के बदले शिवाजी को बीजापुर के किलों और उनके कब्जे वाले गांवों पर उनके अधिकार को औपचारिक मान्यता मिल गई। इस दौरान मुगलों और शिवाजी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे बने रहे, लेकिन अगले ही साल यानी 1657 में शाहजहां ने अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस बात से औरंगजेब आग बबूला हो गया और शाहजहां के इस फैसले को मानने से उसने इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने फरवरी 1658 में खुद को सम्राट घोषित कर दिया और मई 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह को शिकस्त देकर औरंगजेब ने निर्णायक जीत हासिल कर ली। मतलब मुगलिया सल्तनत पर औरंगजेब का कब्जा हो गया। औरंगजेब ने शाहजहां को बेदखल कर दिया और सेना पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। उसका पूरा ध्यान उत्तर भारत की रियासतों पर था, जिसकी वजह से मुगलों के हाथ से दक्षिण भारत निकलता जा रहा था। इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए शिवाजी ने दक्षिण में मुगल इलाकों पर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अहमदनगर और रेसिन के दुर्ग पर भी शिवाजी ने धावा बोला। इस वजह से औरंगजेब और शिवाजी के बीच रिश्तों में कड़वाहट आ गई। औरंगजेब ने जब उत्तर भारत की रियासत पर अपनी पकड़ बना ली, तब उसने दक्षिण के बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन उस वक्त तक शिवाजी दक्षिण के 40 दुर्गों पर कब्जा कर चुके थे। ऐसा नहीं था कि दक्षिण भारत से मुगलिया सल्तनत बिल्कुल बेखबर थी। मुगल सैनिक पूरे दक्षिण भारत में फैले हुए थे, लेकिन शिवाजी की शानदार युद्ध नीति के सामने दक्षिण में वे बेबस हो गए थे। शिवाजी पहाड़ी किलों को अपनी युद्ध रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। वे हर किले के अंदर एक ही रैंक वाले 3 अधिकारियों को तैनात करते थे, ताकि उनमें से अगर कोई एक दुश्मन से मिल भी जाए तो भी किले को आसानी से फतह नहीं किया जा सके। गोरिल्ला तकनीक उनकी युद्ध रणनीति की मजबूती थी। शिवाजी छोटे छोटे गुटों में बढ़कर दुश्मनों पर हमला किया करते थे। हमला करते ही शिवाजी और उनकी सेना तुरंत गायब हो जाती थी और पहाड़ के दुर्गों में छिप जाती थी। शिवाजी ने एक ताकतवर नौसेना भी बनाई थी। शिवाजी जानते थे कि कोंकण तट पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्हें मजबूत नौसैनिक शक्ति हासिल करने की जरूरत होगी, लिहाजा उन्होंने 1657 में ही अपनी नौसेना का निर्माण शुरू कर दिया था। इसीलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग तथा अन्य कई स्थानों पर अपने नौसेना किलों का निर्माण कराया। उस जमाने में उनके पास 4 अलग अलग प्रकार के युद्धपोत भी हुआ करते थे। मराठी इतिहास का दावा है कि उनके बेड़े में लगभग 400 युद्धपोत थे। हालांकि समकालीन अंग्रेजी इतिहास के मुताबिक यह संख्या कभी भी 160 से अधिक नहीं हुई थी। बहरहाल दक्षिण भारत में भी धीरे धीरे मराठा साम्राज्य शिवाजी के नेतृत्व में मजबूत होता चला गया। औरंगजेब भी शिवाजी की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। उसने शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए अपने मामा शाहिस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार बनाया और 1.5 लाख की फौज के साथ शाहिस्ता खान को पुणे भेजा। शाहिस्ता खान 3 साल तक मावल में लूटपाट करता रहा। शाहिस्ता खान की इन हरकतों का जवाब देने के लिए अप्रैल 1663 में शिवाजी ने शाहिस्ता खान पर हमला कर दिया। इस हमले में शाहिस्ता खान की 4 अंगुलियां कट गई और उसके बेटे अबुल फतेह को मराठों ने मौत के घाट उतार दिया। इस समय तक शिवाजी का खजाना लगभग खत्म हो चुका था। अपने खत्म हो चुके खजाने को फिर से भरने के लिए 1664 में शिवाजी ने बंदरगाह शहर सूरत को लूट लिया। सूरत मुगलों के लिए समृद्ध और मुनाफे वाला व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। 13 फरवरी 1665 को शिवाजी ने वर्तमान कर्नाटक में पुर्तगालियों के कब्जे वाले बसरूर पर भी नौसैनिक हमला किया और एक बड़ी लूट हासिल की। उधर शाहिस्ता खान पर शिवाजी के हमले और सूरत में हुई लूट से औरंगजेब तिलमिला उठा था। जवाब में उसने शिवाजी को हराने के लिए राजपूत जनरल जयसिंह को लगभग 15,000 की सेना के साथ भेजा।
जयसिंह की सेनाओं ने शिवाजी पर दबाव डाला। इस घुड़सवार सेना ने ग्रामीण इलाकों को तहस नहस कर डाला और शिवाजी के किलों की घेराबंदी कर दी। 1665 के मध्य में जब मुगल सेना ने पुरंदर के किले को घेर लिया और कब्जे के करीब पहुंच गई, तब शिवाजी और जयसिंह के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह ने पुरंदर की संधि पर दस्तखत किए। शिवाजी अपने 23 किलों को छोड़ने को राजी हो गए। उनके पास अब 12 किले बचे, लेकिन औरंगजेब इस संधि के लिए तैयार नहीं था। औरंगजेब को लग रहा था कि दक्कन में उसके विस्तार के सामने मराठा ही उसे चुनौती दे सकते हैं। हालांकि बाद में व्यक्तिगत रूप से नापसंद होने के बाद भी राजा जयसिंह के कहने पर औरंगजेब ने शिवाजी के साथ संधि करने पर अपनी हामी भर दी। इस संधि के बाद शिवाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में बुलाने की कोशिश शुरू हुई। जयसिंह ने बीड़ा उठाया था कि वह किसी तरह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में लाने के लिए मनाएंगे, लेकिन पुरंदर के समझौते में शिवाजी ने साफ कर दिया कि वह मुगल मनसब के लिए काम करने और शाही दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं है। शिवाजी को औरंगजेब के शब्दों पर भरोसा नहीं था। जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, जयसिंह ने शिवाजी को यह उम्मीद दिलाई कि हो सकता है औरंगजेब शिवाजी से मुलाकात के बाद उन्हें दक्कन में अपना सूबेदार बना दे और बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा करने के लिए शिवाजी के नेतृत्व में एक फौज भेजे। यह सिर्फ कयास थे। औरंगजेब ने इस तरह कोई वादा नहीं किया था। इस मान मनोबल के बाद मुगलों के निमंत्रण पर शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में पहुंच गए। उस वक्त मुगलों के दरबार में सिर्फ बादशाह ही बैठा करते थे और बाकी दरबारी खड़े रहा करते थे। दरबार के नियम के मुताबिक जिसको जितनी ऊंची मनसबदारी दी जाती थी, उसकी हैसियत उतनी ज्यादा बड़ी होती थी और बादशाह के दरबार में उसकी पूछ उतनी अधिक ज्यादा हैसियत वाले मनसबदार आगे की पंक्ति में खड़े होते थे और बाकी लोगों को पीछे खड़ा होना पड़ता था। मनसबदारी को आम भाषा में अगर हम समझे तो रैंक कह सकते हैं। शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार में पहुंचे तो उन्हें 5000 की मनसबदारी दी गई, लेकिन शिवाजी नाराज हो गए क्योंकि वह कम से कम 60,000 की मनसबदारी चाहते थे। शिवाजी ने भरी सभा में अपनी नाराजगी जाहिर की। औरंगजेब ने इसे अपना अपमान समझा और शिवाजी को नजरबंद करा दिया। अब शिवाजी समझ चुके थे कि पुरंदर की संधि दरअसल केवल छलावा मात्र है। औरंगजेब का असल इरादा तो शिवाजी की हत्या करने का था, लेकिन इसके पहले कि औरंगजेब अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, शिवाजी औरंगजेब के सैनिकों को चकमा देकर फरार हो गए। 17 अगस्त 1666 को शिवाजी किले से भागने में कामयाब हुए। ऑड्रे ट्रस्ट के औरंगजेब की जीवनी औरंगजेब द मैन एंड द मैन में लिखती हैं, इस बात की बहुत संभावना है कि शिवाजी उन सैनिकों को रिश्वत देकर निकलने में सफल रहे जिन्हें उनकी निगरानी के लिए लगाया गया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह उन बड़ी टोकर में बैठकर निकल भागे जिनमें ब्राह्मणों के लिए दान का सामान भिजवाया गया था। किले से निकलकर शिवाजी ने साधु का भेष बनाया और पैदल चलते हुए वापस अपने राज्य पहुंच गए। इतिहासकार जीएल मेहता की किताब एडवांस स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया के मुताबिक आगरा से निकलने के बाद शिवाजी का महाराष्ट्र में भव्य स्वागत हुआ। आगरा के प्रकरण ने मुगलों के खिलाफ शिवाजी को एक ऐसी शक्ति के तौर पर उभारा जो औरंगजेब को टक्कर देने का मादा रखता था। शिवाजी के बच निकलने के बाद मुगलों के साथ उनकी अदावत कम हो गई। मुगल सरदार जसवंत सिंह ने नए शांति प्रस्तावों के लिए कोशिशें शुरू की और शिवाजी तथा औरंगजेब के बीच मध्यस्थता की। 1666 से 1668 के बीच औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान कर दी। शिवाजी ने उस समय अपने सबसे बड़े पुत्र संभाजी को जनरल प्रताप राव गुर्जर के साथ औरंगाबाद में मुगल वायसराय प्रिंस मुअज्जम के साथ सेवा करने के लिए भेज दिया। औरंगजेब ने शिवाजी को बीजापुर पर हमला करने की भी अनुमति दे दी, जिस पर आदिल शाही वंश का शासन था।
कमजोर सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय ने शांति के लिए मुकदमा दायर किया और शिवाजी को सरदेशमुखी और चौथाई के अधिकार दे दिए। शिवाजी जी और मुगलों के बीच शांति 1670 तक ही चली। इसके बाद औरंगजेब को शिवाजी और मुअज्जम के बीच घनिष्ठ संबंधों पर संदेह होने लगा। उसे लगा कि शायद मुअज्जम शिवाजी से रिश्वत ले रहा है। उसने सोचा कि अगर यह संदेह सच हुआ तो शिवाजी औरंगजेब के सिंहासन पर भी कब्जा कर सकते हैं। इस वक्त औरंगजेब अफगान से लड़ने में व्यस्त था, जिससे दक्कन में उसने अपनी सेना बहुत कम कर दी थी। औरंगजेब के संदेह ने शिवाजी और मुगलों के बीच शांति काल को खत्म कर दिया। मुगलों ने कुछ साल पहले उधार दी गई रकम वापस पाने के लिए शिवाजी से बरार की जागीर छीन ली। जवाब में शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ फिर से आक्रमण शुरू कर दिया। शिवाजी ने मुगल सेना को सूरत के पास फिर से शिकस्त दी। पुरंदर की संधि में जिन राज्यों को शिवाजी को दिया था, कुछ ही महीनों में उन इलाकों पर दोबारा उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। नए हमलों से तिल मिलाए औरंगजेब ने सूरत से लौटते वक्त शिवाजी को रोकने के लिए दाऊद खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन यह सेना भी वर्तमान नासिक के पास वाणी डिंडोरी की लड़ाई में हार गई। अपने नए अभियान के दौरान शिवाजी ने बीजापुर और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। देखते ही देखते शिवाजी ने अपने अभियानों के जरिए बहुत ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया था और खूब धन दौलत भी अर्जित किया था, लेकिन इस समय तक आधिकारिक तौर पर वह राजा नहीं बन सके थे। राजा की औपचारिक उपाधि के अभाव में वह अभी भी तकनीकी रूप से एक मुगल जमींदार या बीजापुरी जागीरदार के पुत्र थे। उनके द्वारा जीते गए इलाकों पर शासन करने के लिए उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था। यह इसलिए भी जरूरी था ताकि दूसरे मराठा द्वारा पेश किए गए किसी भी चुनौती को उनके द्वारा रोका जा सके। बहरहाल 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में उनका राज्य अभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। इसके बाद उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का ऐलान किया। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। हालांकि शिवाजी का साम्राज्य अभी भी मुगलों के मुकाबले बहुत छोटा था। उन्हें इस बात का एहसास था कि इस तरह मुगलों का मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को और बढ़ाने का निर्णय लिया। शिवाजी ने सोचा कि अगर वह दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं और वहां अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं तो दक्षिण और उत्तर के बीच की सीमा को वह रक्षा कवच की तरह उपयोग कर सकते हैं। इसलिए शिवाजी ने योजना बनाई कि मराठे पहले मुगलों पर छोटे छोटे आक्रमण करेंगे और जब मुगल सेना हमला शुरू करेगी तो दक्षिण की तरफ पीछे हटेंगे। इससे होता यह कि मुगलों के विशाल सेना अपने संसाधनों के साथ बहुत आगे तक नहीं जा पाती। इससे जंग लंबी खिंचती और मुगल सैनिक थक जाते। इसके बाद शिवाजी की सेना उन पर हमला कर जीत हासिल करती। इसी योजना के तहत अपने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति दक्षिण की ओर बढ़ गए। इस अभियान को उन्होंने दक्षिण दिग्विजय नाम दिया। दक्षिण में आगे बढ़ना आसान हो सके इसलिए शिवाजी ने औरंगाबाद के सूबेदार और गोलकुंडा के कुतुब शाह के साथ संधि करके लिए उनका यह अभियान 1676 से 1678 तक चला। शिवाजी का साम्राज्य मुंबई के दक्षिण में कोंकण से लेकर पश्चिम में बेलगाम, धारवाड़ और मैसूर तक फैल चुका था। औरंगजेब को चुनौती देने के साथ शिवाजी अपने राज्य का विस्तार करते रहे। इतिहास के मुताबिक शिवाजी की वजह से ही औरंगजेब की दक्षिण नीति फेल हो गई। मुगलों और शिवाजी के बीच चल रही दुश्मनी के बीच 3 अप्रैल 1680 को अचानक सब कुछ थम गया। यह वह मनहूस दिन था जब मराठों में शोक की लहर दौड़ गई। शिवाजी का निधन हो गया, पर मराठों के साथ औरंगजेब की अदावत फिर भी खत्म नहीं हुई। 1880 में शिवाजी महाराज की मौत के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने राजपाट संभाला। 1681 में औरंगजेब के बगावती बेटे अकबर द्वितीय को संभाजी ने शरण दी।
औरंगजेब अब संभाजी के पीछे पड़ा और उसकी नजर फिर से दक्षिण पर गड़ गई। हालांकि संभाजी महाराज की शूरवीरता की वजह से औरंगजेब के लिए मुश्किलें फिर भी जस की तस रही। 1689 की शुरुआत में छत्रपति संभाजी राजे के बहनोई गानोजी शिर्के ने उन्हें धोखा दिया। गानोजी शिर्के और औरंगजेब के सरदार मुकर्रर खान ने संगमेश्वर पर हमला कर दिया। मराठों और मुगल सेना के बीच यहाँ भीषण संघर्ष हुआ। इस समय तक मराठों की ताकत कम हो चुकी थी। मराठा योद्धा अचानक हुए दुश्मन के हमलों का जवाब नहीं दे सके। इस युद्ध में मुगल सेना ने संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया और 1689 में औरंगजेब ने संभाजी महाराज की बर्बर हत्या करा दी। इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में अपनी बहादुरी से औरंगजेब की नींद उड़ाए रखी। उनकी साहसिक रणनीति का ही परिचय था कि औरंगजेब अंत तक चैन से नहीं बैठ सका। औरंगजेब ने खुद जयसिंह से कबूला था कि हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि उसे खुद दक्षिण के अभियान पर जाना पड़ेगा। आगरा से शिवाजी के बच निकलने, सूरत पर उनके दूसरे हमले और 23 किलो पर दोबारा कब्जा किए जाने के बाद औरंगजेब के पास दक्षिण कूच करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अपने निधन से पहले शिवाजी ने औरंगजेब को मजबूर कर दिया था कि वह दक्षिण में अपने घटते हुए असर को दोबारा पाने के लिए वहां मार्च करें। यही हुआ भी और अपनी मौत तक औरंगजेब उत्तर भारत लौट नहीं सका। 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉडर्न रिव्यूज में एक लेख में लिखा कि शिवाजी एक हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, शिवाजी हिंदू राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के प्रतीक थे। हालांकि उनका हिंदू राज्य हिंदुओं और गैर हिंदुओं दोनों के लिए था। उनकी सोच समावेशी थी। वह हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक जैसा समझते थे। वह धर्म के आधार पर भेदभाव को घिनौना और अनैतिक मानते थे। उनकी नौसेना के दो आला अधिकारी दारिया सारंग बख्शी और दौलत खान मुसलमान थे। उनके एक और आला सैनिक अफसर नूर बेग थे जो मुसलमान थे। शिवाजी ने अपने सलाहकारों के विरोध के बावजूद 700 पठानों को अपनी सेना में शामिल किया था। शिवाजी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने सैनिकों को निर्देश दिया था कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर कोई भी सैनिक महिलाओं के साथ बुरा सलूक करता पाया जाएगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। तो यह कहानी थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन वीर और साहसी योद्धा के रूप में जिया, जिन्होंने अपनी रणनीतिक और युद्ध कुशलता से मुगल और बीजापुर सल्तनत को बेचैन कर दिया और जिनका नाम इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा। बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।